हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल डेली स्टॉक। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम वेडीलाल इंडस्ट्रीज के डिटेल्ड एनालिसिस के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि आपको वेडीलाल इंडस्ट्रीज के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये कंपनी क्या काम करती है। तो देखिए, मेरे ख्याल से वेडीलाल की आइसक्रीम आप में से सबने एक ना एक बार तो खाई होगी। तो ये कंपनी आइसक्रीम बनाने का ये कंपनी काम करती है। उसके अलावा जो फ्रोजन डेजर्ट होता है, फिर जो जूस कैंडीज यानी कि जो कुल्फी वगैरह होती है और जो कैंडीज होते हैं, तो वो भी ये कंपनी बनाने का काम करती है। तो देखिए, यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो ये सेक्टर एज अ होल अगर हम देखेंगे तो एक कंजम्पशन स्टोरी के अंदर ये सेक्टर काफ़ी अच्छा ग्रो कर सकता है। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखोगे, एक ऑर्गेनाइज्ड प्ले में ही काफ़ी अच्छा कंपटीशन हमें नजर आता है। एक मेन कंपटीशन की अगर हम बात करेंगे तो अमूल यहाँ पे एक बहुत बड़ा प्लेयर हमें नजर आता है। उसके अलावा अगर हम देखेंगे क्वालिटी वॉल और हैवमोर, तो ये तीन ऐसे मेन प्लेयर्स हैं जो यहाँ पे हमें कॉम्पिटिटिव नजर आते हैं। और उसके अलावा जो अनऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स हैं तो उनसे भी यहाँ पे काफ़ी अच्छा कंपटीशन हमें यहाँ पे नजर आता है। लेकिन देखिए, ये मार्केट इतना बड़ा है कि अगर आप देखोगे, एक नॉर्मली जो गर्मी का सीजन होता है, खास करके अप्रैल से जून वाले जो क्वार्टर में अगर हम बात करेंगे, तो वहाँ पे मोस्टली अगर इंडिया की पॉपुलेशन में ऑलमोस्ट अगर 50 से 60% लोग अगर रोज आइसक्रीम खाएंगे, तो वहाँ पे डेफिनेटली अगर आप देखोगे कि कितना ज़्यादा रेवेन्यू इन कंपनीज का जनरेट होगा। तो पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो कंपनी के लिए अपॉर्चुनिटी भी काफ़ी अच्छी है। लेकिन यहाँ पे आइसक्रीम के बिजनेस की अगर हम बात करेंगे तो मेन सबसे ज़्यादा जो इनका रेवेन्यू जनरेट होता है वो अप्रैल से जून वाले क्वार्टर के अंदर ही जनरेट होता है। तो ये एक पर्टिकुलरली अगर आप देखोगे, जो समर सीजन होता है वो वहीं पे होता है। फिर उसके बाद में जुलाई से सितंबर वाले क्वार्टर की अगर हम बात करेंगे तो वहां पे जब रेन आनी स्टार्ट हो जाती है, यानी कि जब बारिश स्टार्ट हो जाती है, तो तब इनके रेवेन्यू के नंबर्स कम हो जाते हैं। क्योंकि जब थोड़ा एक तरीके से अगर आप देखोगे बारिश के अंदर लोगों को खांसी की प्रॉब्लम होती है, तो वहां पे लोग आइसक्रीम खाना ज्यादा प्रेफर नहीं करते हैं। और फिर उसके बाद अगर हम देखेंगे तो यानी कि जो अक्टूबर से लेके दिसंबर वाले क्वार्टर की अगर हम बात करेंगे तो वहाँ पे विंटर सीजन आ जाता है। तो विंटर सीजन में भी इतना ज़्यादा लोग आइसक्रीम नहीं खाते। फिर उसके बाद में जनवरी और फेब में थोड़ा सा विंटर सीजन रहता है। लेकिन मार्च में अगर हम देखेंगे, जब होली आ जाती है, तो फिर से गर्मी आना स्टार्ट हो जाती है। तो वहाँ पे कंपनी के लिए सेल्स रहती है। यानी कि इन अवे अगर आप देखोगे तो मार्च से लेकर जुलाई तक मोटा मोटी 4 से 5 महीने कंपनी के लिए काफ़ी अच्छे रहते हैं। फिर उसके बाद में अगर हम बाकी के 7 महीने की अगर हम बात करेंगे तो वहाँ पे आइसक्रीम की डिमांड इतनी ज़्यादा नहीं रहती है। लेकिन देखिए, हमारे मुंबई के अंदर अगर यानी कि मोस्टली यानी कि महाराष्ट्र की अगर हम बात करेंगे, फिर या फिर अगर हम साउथ इंडिया की अगर हम बात करेंगे, तो वहाँ पे ऑलमोस्ट अगर आप देखोगे 12 मंथ वहाँ पे गर्मी रहती है। तो कुछ कुछ ऐसे स्टेट जहाँ पे 12 मंथ गर्मी रहती है, 12 मंथ एक नॉर्मल वेदर रहता है, तो वहाँ पे 12 मंथ कंपनी के आइसक्रीम की डिमांड रहती है। और वहीं पर अगर आप देखोगे कंपनी का ज़्यादा फोकस हमें नजर आता है। यानी कि अगर आप देखोगे राजस्थान और उसके ऊपर जो दिल्ली पंजाब है, तो वहाँ पे डेफिनेटली विंटर सीजन में कोई इतनी ज़्यादा डिमांड देखने को नहीं मिलती है। लेकिन अगर आप आओगे गुजरात फिर महाराष्ट्र, तो वहाँ पे 12 मंथ एक तरीके से अगर आप देखोगे तो वहाँ पे एक तरीके से समर सीजन ही रहता है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो वो थोड़े साइक्लिकल्स यहाँ पे बिजनेस में हमें नजर आते हैं। तो यहाँ पर अगर हम मार्केट कैप की अगर हम बात करेंगे तो लगभग 1600 करोड़ का इस कंपनी का हमें मार्केट कैप नजर आता है। और देखिए, पिछले एक साल के अंदर अगर हम देखेंगे ऑलमोस्ट 900 to 1000 करोड़ का मार्केट कैप कंपनी का पिछले एक साल में बढ़ा है। और यहाँ पर अगर हम पी रेशियो की बात करेंगे तो अराउंड 20 का पी रेशियो कंपनी का हमें नजर आता है। और इंडस्ट्री का पी 43 का है। तो एक अच्छे वैल्यूएशन पे ये कंपनी ट्रेड हो रही है। और बुक वैल्यू की अगर हम बात करेंगे तो 414 रुपीज़ की यहाँ पे बुक वैल्यू है। यानी कि अराउंड 5.5 टाइम्स यहाँ पे बुक वैल्यू के कंपेरिजन पे ये कंपनी हमें ट्रेड होती हुई नजर आ रही है। अगर हम आरओसी के नंबर्स की बात करेंगे, 19% का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है। और आरओई का नंबर भी हमें यहाँ पे 16.3% नजर आता है। तो रिटर्न रेशियोज के नंबर भी यहाँ पे कंपनी के काफी अच्छे हैं। अगर हम डेट की बात करेंगे तो 186 करोड़ का डेट है। तो देखा जाए तो डेट से रिलेटेड इतने ज्यादा इश्यूज नहीं है, क्योंकि जो डेट टू इक्विटी है वो यहाँ पे 0.62 हमें नजर आता है। यानी कि 1 रुपए की इक्विटी के ऊपर कंपनी ने 62 पैसे का डेट लिया हुआ है। तो उसमें भी हमें यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आते हैं। और यहाँ पर ऑल टाइम हाई यहाँ पे 2525 का है। अराउंड 200 रुपये ये स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई से नीचे ट्रेड हो रहा है। यानी कि अराउंड 7 से 8% के करेक्शन पे ये स्टॉक हमें ऑल टाइम हाई से ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन देखिए, अगर हम लोज की बात करेंगे तो 824 का यहाँ पे लो है। तो ऑलमोस्ट अगर हम देखेंगे तो 2.5 टाइम्स यहाँ पे ये स्टॉक अपने 52 वीक लो से यहाँ पे ट्रेड होता हुआ हमें नजर आ रहा है। अब अगर हम फिनेंशियल्स की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे ये 3 साल कंपनी के लिए कंसोलिडेशन अर्निंग्स में रही है। यहाँ पे कोई ज्यादा ग्रोथ हमें देखने को नहीं मिली है।
लेकिन अगर हम 21-22 की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे रेवेन्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अच्छी ग्रोथ कंपनी ने दिखाई थी। ऑलमोस्ट मोर देन 700 करोड़ का रेवेन्यू यहाँ पे कंपनी ने रिपोर्ट किया था। यानी कि अगर हम पर क्वार्टर के हिसाब से अगर हम बात करेंगे यानी कि अराउंड 170 से 180 करोड़ का एवरेज रेवेन्यू यहाँ पे कंपनी का नजर आता है। अराउंड 44 करोड़ का हमें यहाँ पे कंपनी का टोटल प्रॉफिट नजर आता है, क्योंकि देखा जाए मार्जिन वाइज यहाँ पे काफी कम मार्जिन हमें नजर आते हैं। लेकिन अगर हम पिछले क्वार्टर की अगर हम बात करेंगे तो वो नंबर कंपनी के काफी अच्छे हमें नजर आते हैं। तो यहाँ पर अगर हम कंपनी के कुछ क्वार्टरली नंबर्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए जून 2019 में 258 करोड़ का कंपनी ने रेवेन्यू जनरेट किया था। फिर उसके बाद ऑलमोस्ट 3 क्वार्टर तक कंपनी के लिए डिक्लाइनिंग क्वार्टर रहे थे। तो यही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था कि यानी कि सबसे ज़्यादा जो कंपनी के लिए एक डिमांडिंग क्वार्टर रहता है तो वो अप्रैल से जून वाला रहता है। फिर उसके बाद में एक नॉर्मल सी हमें वहाँ पे कंपनी के बिजनेस में नजर आती है। और जून 2020 की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे कोविड की फर्स्ट वेव आई थी, तो उसकी वजह से ये नंबर इंपैक्ट हुए थे। फिर उसके बाद अगर हम देखेंगे तो फिर से 3 क्वार्टर तक कंपनी ने 200 करोड़ के कम ही यहाँ पे रेवेन्यू के नंबर्स यहाँ पे कंपनी ने रिपोर्ट किए थे। फिर उसके बाद में जून 2021 में भी एक अच्छा रेवेन्यू का नंबर कंपनी का आता, लेकिन वहाँ पे 166 करोड़ का रेवेन्यू का नंबर ही आया, क्योंकि यहाँ पे हमने कोविड की सेकंड वेव देखी थी। फिर अगर हम सितंबर 2021 और दिसंबर 2021 की अगर हम बात करेंगे तो ये नंबर 200 करोड़ से हमें कम नजर आता है। लेकिन मार्च 2020 में अगर आप देखोगे तो देखिए मार्च क्वार्टर में जब होली आ जाती है तो वहाँ पे थोड़ी सी डिमांड क्रिएट होती है। तो यहाँ पे 213 करोड़ का कंपनी ने रेवेन्यू जनरेट किया और पिछला क्वार्टर कंपनी के लिए काफी अच्छा रहा है। कंपनी ने हाईएस्ट इवर सिंगल क्वार्टर का यहाँ पे रेवेन्यू जनरेट किया है और 49 करोड़ का प्रॉफिट यहाँ पे कंपनी ने रिपोर्ट किया है। तो देखिए 21-22 वाले फाइनेंशियल ईयर के अंदर कंपनी ने पूरे साल में 44 करोड़ के रेवेन्यू रिपोर्ट किए थे। सॉरी प्रॉफिटेबिलिटी कंपनी ने रिपोर्ट की थी और अभी कंपनी ने एक क्वार्टर में ही 49 करोड़ का प्रॉफिट कमा लिया है। तो देखिए अगर डेफिनेटली अगर ऐसी चीजें होंगी जो कंपनी पूरे साल में कमाती थी, अगर वो एक ही क्वार्टर में जनरेट कर लेगी तो वहाँ पे डेफिनेटली जो स्टॉक का प्राइस है वो हमें डबल होता हुआ नजर आएगा और वही हमें यहाँ पे होता हुआ नजर आया है। लेकिन देखिए अब जो आने वाले 9 महीने हैं तो वहाँ पे सेम ये नंबर्स आपने एक्सपेक्ट नहीं करनी चाहिए। वहाँ पे ऑलमोस्ट मुझे ऐसा लगता है कि जो जुलाई से सितंबर वाले क्वार्टर है तो वहाँ पर अगर हम देखेंगे मोटा मोटी वहाँ पे 40 करोड़ के नीचे कंपनी के हमें रेवेन्यू के नंबर देखने को मिलेंगे, क्योंकि देखिए इस क्वार्टर में रेन होती है तो बारिश की वजह से अगर आप देखोगे तो वहाँ पे डेफिनेटली डिमांड कम होती है, क्योंकि लोगों को यहाँ पे खांसी वगैरह होती है, तो उसकी वजह से अगर आप देखोगे इतनी ज़्यादा डिमांड वहाँ पे नहीं रहती है। अब अगर हम यहाँ पे प्रमोटर्स की होल्डिंग की अगर हम बात करेंगे तो देखिए 64.73% की प्रमोटर्स की होल्डिंग थी, बीच में थोड़ी सी कम हुई थी, लेकिन पिछले क्वार्टर में फिर से यहाँ पे 64.73 पे यहाँ पे होल्डिंग आ चुकी है। अब अगर हम FIIs की बात करेंगे तो 0.06% की यहाँ पे FIIs की होल्डिंग है, क्योंकि उन्होंने पिछले क्वार्टर में थोड़ी सी कम की है। बाकी अगर हम DIIs की होल्डिंग की अगर हम बात करेंगे तो सितंबर 2020 में DIIs ने अपनी होल्डिंग को कम किया था, लेकिन उसके बाद में सेम होल्डिंग हमें यहाँ पे उनकी नजर आती है। अब अगर हम यहाँ पे पब्लिक की होल्डिंग की बात करेंगे तो 35.20 की होल्डिंग हमें यहाँ पे पब्लिक की नजर आती है। तो देखिए ऐसा कहा गया है कि मतलब मार्केट में ऐसे रूमर्स हैं कि यहाँ पे इस कंपनी के अंदर जो मार्केट वेटरन शंकर शर्मा जी है उन्होंने भी यहाँ पे इन्वेस्ट किया हुआ है। अराउंड 800 से 900 के लेवल्स के अंदर उन्होंने इस कंपनी में इन्वेस्ट किया हुआ है। अब अगर हम कंपनी के कैश फ्लोज की अगर हम बात करेंगे तो देखिए हर साल यहाँ पे 2011 से लेके 2022 तक हर साल कंपनी ने अपने ऑपरेटिंग कैश फ्लो को यहाँ पे पॉजिटिव रखा है। तो देखिए जब ऑपरेटिंग कैश फ्लो यानी कि आपका जो मेन बिजनेस है अगर वो पॉजिटिव रहता है तो उसके लिए आपके लिए ग्रोथ करने के लिए यानी कि अपने बिजनेस को अच्छे से ग्रो करने के लिए आपके लिए काफी अच्छा वो रहता है। अगर हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी की अगर हम बात करेंगे तो देखिए हर साल यहाँ पे हमें आउटफ्लो देखने को मिल रहा है, तो ये दिखाता है कि कंपनी अपने ऑपरेटिंग कैश फ्लो को री इन्वेस्ट करके बिजनेस को ग्रो करने की यहाँ पे कोशिश कर रही है। अब अगर हम फाइनेंसिंग एक्टिविटी की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे 8 करोड़ का हमें आउटफ्लो देखने को मिलता है, सॉरी आउटफ्लो नहीं इनफ्लो यहाँ पे हुआ है, यानी कि जो थोड़ा कंपनी ने वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए वहाँ पे थोड़ा डेट लिया है तो उसकी वजह से हमें ये इनफ्लो देखने को मिल रहा है। लेकिन देखिए पिछले 4 साल से कंपनी के जो नेट कैश फ्लो ये कंपनी में नजर आती है यहाँ पे 4, 4, 8 और उसके बाद में अगर आप देखोगे 16 फिर 20 करोड़ यहाँ पे नेट कैश फ्लो कंपनी के रहे हैं। तो हर साल नेट कैश फ्लो कंपनी का बढ़ रहा है, तो जितना ज्यादा कंपनी के लिए कैश रहता है तो इसलिए आने वाले टाइम पे उतनी ज्यादा ग्रोथ हमें देखने को मिल सकती है, क्योंकि उतना ज्यादा री इन्वेस्टमेंट कंपनी करेगी, उतना ज्यादा नई तरीके की आइसक्रीम वहां पे कंपनी लेके आएगी और ज्यादा मार्केट शेयर वहां पे गेन कंपनी कर सकती है।
तो देखिए एट दी एंड आपने यहाँ पे क्या करना चाहिए, तो देखिए मेरे ख्याल से एक लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी कि इस कंपनी में इन्वेस्ट करके इसको आपने होल्ड करके रख देना चाहिए। तो ऐसी स्ट्रेटेजी मुझे यहाँ पे एक तरीके से समझ में नहीं आती है। तो ये कंसिस्टेंट ग्रोइंग कंपनी नहीं है। एक तरीके से अगर आप देखोगे 5 से 6 महीने कंपनी की आइसक्रीम की डिमांड काफी अच्छी रहती है, फिर बाकी के 5 से 6 महीने इतनी डिमांड वहाँ पे नहीं रहती है। तो वहाँ पे एक्चुअली में अगर आप देखोगे जब किसी भी पर्टिकुलर क्वार्टर में अगर डिमांड अच्छी नहीं है, सपोज एक विंटर वाला क्वार्टर है, यानी कि जो अक्टूबर से लेकर दिसंबर वाला क्वार्टर है, वहाँ पे कंपनी के नंबर्स अगर एकदम अच्छे नहीं आते तो वहाँ पे डेफिनेटली मार्केट उसे काफी पॉजिटिव वे में नहीं लेगा और उसे वहाँ पे हो सकता है कि 15 से 20% ये स्टॉक करेक्ट कर जाए। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो एक इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से इस कंपनी को नहीं देखना चाहिए, लेकिन हाँ डेफिनेटली जब आइसक्रीम की डिमांड बढ़ रही है तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आपने यहाँ पे देखना चाहिए। हाँ, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से स्टॉक आपके रडार पे हो सकता है, लेकिन मैं एक इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से ये कंपनी आपको रिकमेंड यहाँ पे नहीं करूंगा। दोस्तों मैं होप करता हूँ कि वेडीलाल इंडस्ट्रीज के पूरे डिटेल्ड एनालिसिस के बारे में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।